डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स गिरिराज सिंह, सभी सम्मानित महानुभाव, हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ीगण, बच्चों, भाई और बहनों, आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि गुड़गांव के अंदर इस चौधरी देवीलाल परिसर के अंदर खेलो इंडिया की 3 शाखाओं का प्रतियोगिताओं का आरंभ होने जा रहा है। हमारे डीसी साहब खिलाड़ी रहे, हमारे हरियाणा के यहाँ पोस्टेड डिप्टी डायरेक्टर खिलाड़ी रहे, और आज यहाँ आपके यहाँ चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर जो उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं बुलाया कि मैं यहाँ का एंट्री हूँ, लेकिन इसलिए बुलाया है कि मैंने भी अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी खेलों के अंदर या खेलों की प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने के अंदर गुजारी है। और आज इसको शुरू करने से पहले मैं 2 वाक़ये अपनी खेल की जिंदगी का सुनाना चाहता हूँ। एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो उस टाइम के ऊपर उनका नुमाइंदा के तौर के ऊपर मुझे भूटान भेजा गया। वहाँ के राजा साहब से बात करने के लिए जब मैं गया, तो थिम्पू के अंदर तीरंदाजी की प्रतियोगिता होने लग रही थी, और हमारे मुल्क के अंदर और हमारे सारे विश्व के अंदर, मुल्कों के अंदर एक जमाने के अंदर हथियार तीरंदाजी और तीर हुआ करते थे, लेकिन पिछले दशकों के अंदर एक कंपाउंड बो नाम की भी चीज इंट्रोड्यूस हो गई। तो जब मैं थिम्पू गया, भूटान गया, तो वहाँ प्रतियोगिता हो रही थी तीरंदाजी की, और ऐसा ही बड़ा मैदान था, एक सिरे से लेकर के और दूसरे सिरे तक कम से कम 300 मीटर 400 मीटर का फासला था, और 60-70 मीटर के ऊपर उन्होंने टारगेट रखा हुआ था। तो जैसे पुराने ज़मानों के अंदर तीर चलाते थे, तो ऊपर करके अपनी कमान को और तीर को, और फिर भेजते थे तीर को उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। और वहाँ पे एक शख्स नई कंपाउंड बॉल लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि हम भी इस तीर को चलाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बार वहाँ पर जब चला रहे थे, तो एक सिरे से बीच के में जो टारगेट रखा हुआ था, उस तक अपने तीर को पहुंचाने के लिए उसका मुंह ऊपर कर दिया और तीर छोड़ दिया। वो तीर सारा का सारा फासला लांघ करके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जा करके और किसी के किचन की विंडो के मार्फत घुस करके और उसके लकड़ी के कबर्ड में जाकर के घुस गए। ये नई चीजें अब तो सभी को पता है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले जब ये प्रतियोगिता हुआ करती थी, तो कंपाउंड बो का कोई जिक्र नहीं हुआ करता। आज दूसरा खेल यहाँ पर सॉकर है, आज तीसरा खेल यहाँ पर जूडो है। हरियाणा पिछले दिनों के अंदर मशहूर रहा है कि जो नेशनल्स होते हैं उसके अंदर हरियाणा तो अव्वल आता ही आता है, लेकिन जब से मैं हरियाणा के अलावा देश की टीम का सदस्य भी रहा हूं, इंटरनेशनल कंपटीशन जब भी हुए हैं, चाहे सैफ गेम्स के हुए हों या कॉमनवेल्थ गेम्स के हुए हों, जहां पर भी एथलेटिक्स के अंदर अव्वल नंबर या मेडल कोई प्रदेश कमाया करता था, तो वो हरियाणा हमेशा से कमाया करता था। आज भी चाहे कोई सी प्रतियोगिता इंटरनेशनल आप देख लो, हरियाणा की टीम की 50% से अधिक हिस्सेदारी मेडल की तुलना के अंदर मिलेगी आप लोगों को। और ये तो खेल जो यहाँ पे हो रही है, इसके अलावा एक और खेल का मैं जिक्र करना चाहता हूँ।
कि जब देश आज़ाद हुआ था, हॉकी हमारे लिए सबसे प्रमुख खेल हुआ करता था। और जो 11 सदस्य हॉकी की टीम के हुआ करते थे आज़ादी के बाद, ध्यानचंद का नाम तो सभी ने सुना होगा, कम से कम जो लोग हॉकी खेलते हैं उन्होंने ध्यानचंद का तो नाम सुना ही होगा। फौज में उनको मेजर बना दिया गया, भारत की तरफ से भारत रत्न पुरस्कार उनको दिया गया। उन दिनों के अंदर जब हॉकी के अंदर हिंदुस्तान की बड़ी भारी साख थी, उस टाइम आपको शायद नई पीढ़ी के लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि उस हॉकी की टीम में से गुड़गांव के 6 खिलाड़ी हिंदुस्तान की टीम के सदस्य हुआ करते थे। आज हॉकी की हरियाणा की लड़कियों की टीम देश के अंदर नाम कमा रही है। और शायद ये भी नहीं पता होगा इन लड़कियों को, तो विभिन्न जगह के ऊपर ट्रेनिंग प्राप्त करे हुए हैं, कि हमारे यहाँ रेवाड़ी का मास्टर ताराचंद गरीब से परिवार का सारी जिंदगी उसने लड़कियों को खेल खिलाने के अंदर लगा दी और मोटना गांव का रहने वाला था। और आज के दिन जो लड़कियां अव्वल दौर के ऊपर प्रदर्शन हॉकी के अंदर कर रही हैं, वो सारी की सारी एक गरीब ताराचंद की देन है। आज मैं समझता हूँ उसको भी याद करना उचित होगा, क्योंकि गुड़गांव के अंदर एक ज़माने के अंदर हॉकी की शुरुआत उन्होंने करी थी, खासतौर पर लड़कियों के लिए। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर मैं साझा करना चाहता था अपनी विचारों को। ये भी मैं साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हॉकी का टर्फ नहीं है। मेरी अभी बात हो रही थी, हॉकी का टर्फ मंजूर हो गया है, लेकिन शायद अभी तक पैसा यहाँ पर खेल विभाग के अंदर नहीं पहुँचा है। जैसे ही ये हॉकी का टर्फ हो जाता है, मैं गिरिराज सिंह से और डीसी साहब जो खुद खिलाड़ी एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि जो परंपरागत तौर के ऊपर हिंदुस्तान का खेल था, जो परंपरागत तौर के ऊपर हॉकी गुड़गांव का एक अव्वल खेल हुआ करता था, उसके लिए भी इस चीज़ का ध्यान करें कि जब एस्ट्रो टर्फ लगे तो इसी एकेडमी के लिए जो भी खिलाड़ी आता है या जो खिलाड़ी वाला आता है, उसको पूरे तौर के ऊपर सम्मानित करें और उसको प्रोत्साहित करें। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, खेल देखना चाहता हूँ। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, समय था जब लोग यूँ हुआ करते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, कि जापानी लोगों का कद छोटा होता है। लोग यूँ कहा करते थे कोरियन लोगों का कद छोटा होता है, और उनकी तुलना में यूँ कहा करते थे कि हिंदुस्तान के लोगों का, कम से कम नॉर्थ इंडिया के लोगों का कद ऊंचा होता है। जो मैंने अपनी खेल की 40-50 साल की जिंदगी में देखा है, जापान के अंदर खेलों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है, रशिया में दिया जाता है, कोरिया के अंदर दिया जाता है, उनकी नस्ल बढ़ती जा रही है। जो पहले 5 फुट 3 इंच 4 इंच से ऊपर नहीं बढ़ा करते थे, आज जापान के अंदर 6 फुट की जवान आपको खेल के मैदान के अंदर मिलेंगे। हरियाणा जहाँ पर अच्छे कट्टे लोग हुआ करते थे, आज सारे के सारे अपना दूध बेच देते हैं, घी बेच देते हैं, टीवी देख लेते हैं, घर के अंदर बैठे बैठे फस हो जाते हैं। सुती हुई बॉडी बहुत कम लोगों को दिखाई देती है आज के लिए। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि टीवी देखो, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, पढ़ाई करो, आधे दिन पढ़ाई करो, और बाकी जो दिन है अपनी सेहत का ख्याल रखो। आने वाले समय के अंदर आपकी सेहत ही आपके काम आएगी अगर आप पढ़े लिखे भी हो गए, बड़े बड़े स्थानों के ऊपर पहुंच गए, लेकिन सेहत अगर आपका साथ नहीं देगी तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए खेल के मैदान के अंदर भी हमारे बच्चों को जाने के लिए आप आमंत्रित करो और उनको थोड़ा सा खुश भी करो। यही कहने के उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राज्य स्तरीय खेलों हरियाणा प्रतियोगिता का विधिवत रूप से उद्घाटन करता हूँ। जय हिंद।